अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दस्तगी, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है गैसेस का। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया था, स्टडी किया था। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आप जरा नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट जो ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन है, सारे उससे रिलेटेड ये शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने करने हैं। क्लियर जी? लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का डी और इसके जो जूज हैं 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 15 का पहला और दूसरा जूज। ये प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है जी, वो शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी आप लोगों ने इसको क्लियर करना है। क्लियर? आज का जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइंस है, सबसे पहले चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे, उसके बाद मैथमेटिकली एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और इस टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? चलें जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास of a gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure. In simple words, वो ये कह रहा है कि जो आप की गैस है उसका जो गिवन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इट्स मीन कि आप जितना टेम्परेचर करोगे वॉल्यूम उतना ही गैस का बढ़ेगा। लेकिन यहां पे जो कंडीशन है उसको फुलफिल लाजमी करना है, उसको लाजमी आपने साथ लिखना है डेफिनेशन के, वरना डेफिनेशन गलत हो जानी है। क्लियर जी? अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डेफिनेशन में ये कंडीशन भूल जाते हैं तो डेफिनेशन के पूरे मार्क्स नहीं मिलते बल्कि क्रॉस लगता है। क्लियर? तो ये कंडीशन आपने लाजमी लिखनी है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जो गिवन अमाउंट ऑफ गैस है वो फिक्स होनी चाहिए, जितनी आपने ली है उसमें चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, और जो प्रेशर है उसमें भी चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। उसको हमने कांस्टेंट रखने से मुराद है कि उसको हमने फिक्स रखना है, उसको चेंज नहीं होने देना। उसको क्या रखना है जी? फिक्स्ड। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है? और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करें तो ये इक्वालिटी में बदल जाता है और उसकी जगह पे हम लगाते हैं जी कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, यहां पे हम के लगा लेते हैं। क्लियर? और यहां पे जो ये के है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्लियर? और इस के को अगर इधर ही रखें और टी को इधर जाके डिवाइड कर दें तो ये अदर मैथमेटिकली फॉर्म बन जाएगी किसकी जी? चार्ल्स लॉ की। ठीक है? और अगर टेम्परेचर हम चेंज करें T1 से T2 में तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा और वॉल्यूम में उतना ही चेंज आएगा जितना टेम्परेचर चेंज करेंगे। क्लियर? यानी कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि एक चीज के बढ़ाने से टेम्परेचर, कोई भी दो पैरामीटर हैं, अगर एक पैरामीटर को बढ़ाएं तो दूसरा पैरामीटर भी बढ़े, इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और अगर दूसरे पैरामीटर को हम डिक्रीज करें, ठीक है, तो दूसरा पैरामीटर भी, एक पैरामीटर को डिक्रीज करें तो दूसरा पैरामीटर भी क्या हो? डिक्रीज हो। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। बॉयल्स लॉ में इनवर्स रिलेशन था, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर? तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। अगर T1 है, टेम्परेचर इनिशियल है, टेम्परेचर चेंज कर देंगे T2 हो जाएगा। इसी तरह से जब टेम्परेचर पहले T1 था तो वॉल्यूम V1 था, अब टेम्परेचर चेंज हो गया, बढ़ गया। मिसाल के तौर पर 25 से 40 कर दिया हमने तो टेम्परेचर चेंज हो गया तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है? अब वॉल्यूम क्यों चेंज हुआ? क्योंकि गैसेज में क्या होता है कि गैसेज में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं और उनके पार्टिकल मूव करते रहते हैं। उनके पार्टिकल क्या करते हैं? मूव। और मूवमेंट की जो फोर्स होती है उसको कहते हैं, एनर्जी होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी, जब हम टेम्परेचर नीचे देंगे इसको
टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जी, बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो अगर यहाँ पे हमने वो पिस्टन लगाया है जो मूव कर सकता है तो होगा क्या, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल आपस में इनका जो टकराव है, इनकी जो कोलिजन है वो बढ़ जाएगी और पिस्टन को वो ऊपर से पुश करेंगे, नीचे से जब पुश करेंगे तो अब ये जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहां तक फैल जाएगा। पहले इतना वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम कितना हो गया जी, इतना वॉल्यूम हो गया। देखिए ये वाला वॉल्यूम ज्यादा है या ये वाला वॉल्यूम, ये वाला, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। इज इट क्लियर? अब जो दूसरी इसकी डेफिनेशन बनती है, जो दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, वो क्या है, V1 T1 V2 T2, यानी कि जो रेशो होगा किसका, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और यहां पे कंडीशन आपने लाजमी लिखनी है, फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि गैस को हमने जो अमाउंट ली है फिक्स्ड है, चेंज नहीं करना, और आपका जो प्रेशर है वो भी चेंज नहीं करना, यानी कि जितना हमने ऊपर प्रेशर लगाया है प्रेशर उतना ही रहना चाहिए, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, तो फिर फुलफिल होगा चार्ल्स लॉ। अदरवाइज अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे तो फिर ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं कि जी टी नीचे आना है या वी नीचे आना है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर क्या होगा, जैसे ये हमने कहा V1 ओवर T1, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T ऊपर भी कर सकते हो लेकिन V फिर नीचे आ जाएगा, और क्योंकि अब T1 ऊपर है तो T2 भी ऊपर ही आएगा। ये ना हो कि इस जगह पे आप T नीचे रहने दें, फिर T1 T2 V1 V2, यानी कि इसको हमने उल्ट भी लिख सकते हैं, उल्ट भी करके लिख सकते हैं। क्लियर जी? और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक तीसरी फॉर्म भी बन सकती है, वो क्या है कि T1 जब V2 से मल्टीप्लाई होगा, T1 जब V2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, और V1 जब T2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये, यानी कि दोनों की जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर और वॉल्यूम की रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ऐसे कैसे मुमकिन है, हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी देखते हैं, ठीक है, और इन डिटेल डिस्कस करते हैं। क्लियर जी? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अच्छा, इससे रिलेटेड एक छोटा सा एमसीक्यू, ताकि आपको जज कर लिया जाए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो सही है कि नहीं। यहां पे एमसीक्यू है, द कांस्टेंट फैक्टर इज चार्ल्स लॉ। कांस्टेंट फैक्टर कौन सा होता है जी? वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, या सारे ही होते हैं? सोचें क्या होता है, क्या सारे होते हैं? नहीं। कौन सा होता है जी? प्रेशर। जी, प्रेशर होता है। चार्ल्स लॉ में जो कांस्टेंट फैक्टर हम रखते हैं वो कौन सा होता है जी? प्रेशर। तो ये बोर्ड का एक एमसीक्यू हमने डिस्कस किया जो कि चार्ल्स लॉ के टॉपिक से रिलेटेड था। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, क्या रेशो V1 T1 V2 T2 कांस्टेंट रहती है? क्या वॉल्यूम बढ़ता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं? तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके ऊपर मूव करने वाला पिस्टन लगाया हुआ है और इसके अंदर गिवन अमाउंट ऑफ गैस है, और इसके ऊपर जो प्रेशर है वो हमने रखा है जी कांस्टेंट। प्रेशर को चेंज नहीं होने देना। क्लियर? प्रेशर हमारा क्या है जी? कांस्टेंट। तो इसमें गैस है। अब इनिशियली इस गैस का जो वॉल्यूम होगा जो इस कंटेनर में पड़ी हुई है वो V1 होगा, और इसका जो इनिशियली टेम्परेचर होगा वो T1 होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूं रूम टेम्परेचर पे पड़ी हुई है तो उसका वो इनिशियल टेम्परेचर होगा T1, और जितनी गैस की फिक्स्ड अमाउंट हमने ली है वो V1 होगा। ठीक है, और रेशियो क्या होती है? कांस्टेंट। अब हम क्या करने लगे हैं, हम इसको नीचे से करेंगे हीट। जैसे ही हम हीट करेंगे ये गैस के जी पार्टिकल, जैसे हम हीट करेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जी? जितनी पहले थी अब उतनी नहीं है, बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर हम नीचे से दे रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जी? बढ़ जाएगी। ये एरो शो करवा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो हरकत है वो क्या होगी जी? फास्ट।
ठीक है, जब फास्ट होगी तो ये जो पिस्टन हमने ऊपर लगाया हुआ ये मूव कर सकता है, तो इसके ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है, याद रखना है प्रेशर इसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स क्या है जी, कांस्टेंट। तो जैसे ही पार्टिकल की हरकत तेज होगी तो इस पिस्टन को वो क्या करेंगे, नीचे से पुश करेंगे और पुश करके ऊपर ले जाएंगे। अब देखें पहले वॉल्यूम था जी इतना, अब वॉल्यूम हो गया है इतना। अब देखें पहले वॉल्यूम ज्यादा था या अब वॉल्यूम ज्यादा है, अब वॉल्यूम क्या है जी, अब वॉल्यूम बढ़ गया। तो यही तो हमने कहा कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा जी, बढ़ जाएगा, और इनकी रेशो क्या होगी जी, रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमने डिस्कस किया। इज इट क्लियर? अब एक एग्जांपल है इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो कह रहा है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन को क्लोज किया गया है और उसका जो टेम्परेचर है वो हमने कम किया है जी 127 से -27 सेल्सियस बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर इसमें क्या है जी, कांस्टेंट। अब देखिए वादे तौर पर स्टेटमेंट में आ गया जी प्रेशर कांस्टेंट है, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमें पता है कौन सा लॉ होता है जी, चार्ल्स लॉ। तो यहां पे ये तो क्लियर हो गया कि इस न्यूमेरिकल में फिट होने वाला है जो हम यूज करेंगे फार्मूला वो चार्ल्स लॉ का होगा। ठीक है, यहां से हमें हिंट मिल गया। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट लो टेम्परेचर। देखें पहले टेम्परेचर ज्यादा था, अब टेम्परेचर कम हो गया, तो हमने कहा है कि वॉल्यूम अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। अब इसमें ये वाली कंडीशन लग रही है कि टेम्परेचर कम हुआ है तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो वो जो वॉल्यूम कम हुआ है, ठीक है, वो कितना है, वो कह रहा है कि वो बताओ वो कितना होगा। जैसे कि इनिशियली वॉल्यूम V1 था, तो अब जब वॉल्यूम टेम्परेचर कम हुआ है तो वॉल्यूम कितना हो गया होगा, वो हमने फाइंड करना है। गिवन डाटा क्या है जी, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास वो कितना है जी, 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, डेसीमीटर क्यूब में। क्लियर? इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 127 सेल्सियस, इसमें हमने प्लस किया है 273। ठीक है, इसको कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, और ये हो गया 400 कैल्विन। उसके बाद जी फाइनल जो टेम्परेचर हमारे पास था जो कि कम हुआ था वो कितना है, -27 सेल्सियस। इसमें भी हम ऐड करेंगे 273 कैल्विन, इसको कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। इज इट क्लियर? अब हमने जो फाइंड करना है, जो रिक्वायरमेंट है न्यूमेरिकल की, वो क्या है कि जी V2 फाइंड करो। ठीक है, और हमने यहां पे हिंट भी हमें दिया गया कि प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ लगेगा। तो V1 ओवर T1, V2 ओवर T2, और यहां पे याद रखिएगा कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर और नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, हमें चाहिए V2, हम क्या करेंगे, इस T2 को उधर ले जाएंगे, तो ये जो नेक्स्ट फॉर्म होगी वो क्या बनेगी, V1 T1। क्लियर जी? और ये आ जाएगा T2 इज इक्वल टू V2। अब जो न्यूमेरिकल की कंडीशन ये होती है कि अगर हमें तीन चीजों का पता हो तो चौथी चीज हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास गिवन डाटा में तीन चीजें हैं। V1 हमारे पास कितना है जी, 0.25 डेसीमीटर क्यूब, और T2 हमारे पास कितना है जी, वो है जो हमने कैल्विन में कन्वर्ट किया उसको, वो हमारे पास कितना है 246 कैल्विन, और जो T1 है वो कितना है हमारे पास 400 कैल्विन। ठीक है, इसको हम 0.25 को 246 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 61.5। 61.5 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो आंसर ये आएगा डेसीमीटर क्यूब में, और कैल्विन कैनवल से शहीद हो जाएगा। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि सेंटीमीटर क्यूब में आंसर दो, तो सेंटीमीटर क्यूब में ये आंसर कितना आएगा, 153 सेंटीमीटर क्यूब। ये डेसीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर 153 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब देखें जब टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम भी कम होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखें 153 सेंटीमीटर क्यूब है और ये है 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो देखें वॉल्यूम कम हुआ है, टेम्परेचर कम हुआ है, तो यहां पे प्रूफ भी मिल गया कि यहां पे वॉल्यूम ज्यादा है 250 है, और यहां पे वॉल्यूम
153 सेंटीमीटर क्यूब। और याद रखिए जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो हम अगर एक वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो उसका आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आना चाहिए, ठीक है। चूंकि यहां पे आंसर हमने पहले निकाला डेसीमीटर क्यूब में, तो लेकिन इनिशियल वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में था, इसलिए हमने इसको क्या किया कि डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। और याद रखिए एक बहुत ही प्यारा हिंट, जब भी आपके पास लार्ज वैल्यू हो, बड़ी वैल्यू हो, उसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, बड़ा यूनिट हो उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और अगर स्मॉल यूनिट हो तो उसको कन्वर्ट करना हो बड़े यूनिट में, लार्ज यूनिट में, तो हम उसको क्या करते हैं जी, डिवाइड, ठीक है। अब देखिए यहां पे बड़ा यूनिट है तो छोटे यूनिट में हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे जी, 0.153 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बड़ा है तो छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर इसी टॉपिक से रिलेटेड, चार्ज लॉ से रिलेटेड हम ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे और ड्राइव करेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है, जीरो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।